हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। बताइएगा मेरे खास कैसे हैं आप सभी। और आज अपनी जो डिजीज है डियर, वो डिजीज है मायोकार्डियक इन्फार्क्शन। क्या है डियर? एमआई, जिसे आप दूसरे नाम से जानते हैं हार्ट अटैक। क्या जानते हैं डियर? हार्ट अटैक के नाम से भी जाना करो। भैया सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है और एग्जाम में तो हजारों बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जानी है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा लेक्चर अटेंड करें। चलिएगा, एमआई की जब हम बात करते हैं, एमआई और एमआई को बोला जाता है मायोकार्डियक इन्फ्राक्शन। क्या बोला जाता है डियर? मायोकार्डियक इन्फ्राक्शन, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं मैं हार्ट अटैक। देखिएगा भाई, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो जब हार्ट को आप लोग पढ़ते हैं तो हार्ट में आप लोगों ने देखा है कि हार्ट जो होता है, इस हार्ट के अंदर एक्चुअल में हम बात करें तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़कर आए हैं पीछे की क्लासेस में, तो हमने देखा है कि हार्ट पे क्या होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली जो अंदर ही अंदर की तरफ होती है, फिर मिड में होती है और फिर बाहर की तरफ होती है। क्लियर बात है? तो इसमें कार्डियक लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होता है? हार्ट जो होता है आप लोग जानते हैं कि किससे मिलकर बना है। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है। तो हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो जो बाहर की लेयर होती है, पेरिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है। कितनी लेयर होती है डियर? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब देखो, आउटर लेयर जो होती है उसे तो आप क्या कहते थे? उसे तो आप पेरिकार्डियम कहते थे। या मिडिल लेयर जो होती थी उसे आप क्या कह रहे थे? मायोकार्डियम कह रहे थे। और तीसरी लेयर कौन सी होती थी आपकी? एंडोकार्डियम, जिसे कि इनर लेयर के नाम से आप जानते थे। तो भैया अब जो हार्ट है वो हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। अरे दिल लगातार धड़कता रहता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे नोड के द्वारा, कंटिन्यूअसली ऐसे नोड के द्वारा क्या किया जा रहा है? इंपल्स जनरेट किया जा रहा है। हाँ या नहीं? बिल्कुल किया जा रहा है। ये ऐसे नोड था इधर, ये यहाँ पर क्या है आपका? ये उधर नहीं है कुछ भी। ये क्या होता है? एवी नोड होता है। बंडल ऑफ हिज होते हैं। फिर इसके बाद में ये इधर से ऐसे पढ़ते हैं हम, साइट ऑफ बंडल ऑफ हिज। और ये क्या निकल कर आती है? पुरकिंजे फाइबर्स निकल। पूरे हार्ट में क्या होते थे? इंपल्स चल रहे थे। लेकिन खुदा ना खास्ता और रब का वास्ता कुछ हुआ ऐसा कि जब मायोकार्डियक इन्फार्क्शन होने लगा, क्या होने लगा? एमआई होने लगा। मतलब देखो, एमआई हम क्या पढ़ते हैं? मायो शब्द ही बताया है, मायोकार्डियम मतलब मायोकार्डियम। देखना, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन सुनना पड़ेगा। अब देखिए भाई, मायोकार्डियम, पहले देखो मायो शब्द जो है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? मसल्स के लिए काम में। कार्डियक शब्द की बात करूं मैं, तो कार्डियक जो शब्द है वो किसके लिए लिया गया काम में? वो लिया गया कार्डियक मसल्स के लिए काम में। अरे हाँ या नहीं? और इन्फ्राक्शन जो शब्द है, इन्फ्राक्शन जो शब्द है, इन्फ्राक्शन शब्द का मतलब होता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई, कि जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी या फिर जो O2 की सप्लाई हो रही थी वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। या लेस ब्लड सप्लाई बोल दो, लेस ब्लड सप्लाई बोल दो, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई साहब इन्फ्राक्शन मानी क्या हो रहा है? जो ब्लड की सप्लाई थी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी, वो नॉर्मल से कम हो गई है, या फिर क्या हो गई है? कतई बंद हो गई है, एब्सेंस हो गया है। जब एब्सेंस हो गया तो मैंने ये छोटा सा दिल बनाया है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि 3 लेयर प्रेजेंट है साहब। ये वाली लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा रही है, जो मायोकार्डियम है, अब इसके पास में ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही है, इसके पास में ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, तो भाई साहब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर? फेल हो जाएगी। तो यहाँ की जो मसल्स हैं,
तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो मसल्स मोर डैमेज होने लगेगी, मोर क्या होने लगेगी, डैमेज, अरे ज्यादा टूटने लगेगी। और जितना ज्यादा डैमेज होगा, जितना ज्यादा डैमेज होगा, डैमेज जैसे ही बढ़ेगा तो वहां पर क्या देखा जाएगा, नेक्रोसिस देखा जाएगा। जब वो सेल और टिश्यू नेक्रोज होने लगेंगे तो ये मायोकार्डियम मसल्स डैमेज, और फिर पर्सन में क्या हो जाएगा, आपका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, मायोकार्डियम इंफ्राक्शन हो जाएगा। क्लियर बात है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं, अरे सुन रहे हो ना मेरी बात? तो चलिए भाई इतनी बात बताएं आप, और बताएं कि मायोकार्डिक इंफाक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। अरे समझ में आ रही है ना बात? ऐसा तो नहीं है कहीं ऊपर से जा रहा है सौदा, नहीं जा रहा ना। चलो तो हम कहकर चल सकते हैं, क्या कहकर चल सकते हैं, परिभाषा दूं तो कि मायोकार्डियम एमआई इज ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच लेस ब्लड सप्लाई और O2 इन कार्डियक, या फिर ऐसे लिखो डायरेक्ट, इन मायोकार्डियम मसल्स, मायोकार्डियम मसल्स। ठीक है क्या बात, कि मायोकार्डियम मसल्स जो है उनके पास में ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से है सो डैमेज द मायोकार्डियम मसल्स, कि जो मायोकार्डियम मसल्स है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। और इसके डैमेज होने की वजह से हार्ट जो है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में फेलियर हो गया है। इसे ही हार्ट अटैक कहा गया है। इसे ही क्या कहा गया है डियर, हार्ट अटैक कहा गया है। कि अगर ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर होती कार्डियक मसल्स में तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कार्डियक में भी स्पेशली कौन सी मसल्स में डियर, कौन सी मसल्स में, आपकी मायोकार्डियम जो मसल्स थी उस मायोकार्डियम मसल्स में ब्लड की सप्लाई अगर बराबर होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ब्लड सप्लाई फेल हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, और इसके कम होने की वजह से क्या हुआ, एमआई हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट बात करता हूं एमआई के कुछ टाइप्स के बारे में। क्या करता हूं, कुछ टाइप्स के बारे में। तो देखो एमआई मोस्टली तो दो टाइप का है, मोस्टली तो दो टाइप का है। एक होता है एक्यूट और दूसरा क्या होता है, क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक शब्द से समझ में आ रहा है कि एक्यूट जो होगा वो चंद सेकंड, चंद दिन, चंद पल का हो सकता है, और ये क्या होगा, ये तो लाइफ लॉन्ग ही मान लो, लंबे समय तक चलेगा। तो एक्यूट मायोकार्डिक इंफाक्शन होता है वो मोस्टली लेस देन, आप बताकर चल सकते हैं कि 25 डेज या 30 डेज मैक्सिमम, मैक्सिमम आप बताकर चल सकते हैं कि 30 दिन तक। और लॉन्ग की बात करूं मैं तो ये तो लगभग भाई साहब 1 साल, 1 ईयर तक चल जाता है 1 ईयर तक। अब हो क्या रहा है एक्यूट और क्रोनिक में, कि आप कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्राक्शन हो रहा है वो एक्यूट मानी कुछ अटैक आए, 1-2 दिन के लिए आए और सही हो गई, 1-2 दिन के लिए आए और क्या हो गए डियर, सही हो गए, तो एक्यूट मायोकार्डिक इन्फाक्शन। लेकिन लंबे समय तक आए तो वो क्या हो गया, लॉन्ग या फिर क्रोनिक मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इस तरीके से इसे क्या करा गया, दो चीजों में डिवाइड करा गया। चलिए भाई अब इसके बाद में बात आती है कि मायोकार्डिक इन्फाक्शन हो रहा है तो इसके वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से। तो बेटा रिस्क फैक्टर भी कितने होते हैं जिंदगी में, 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक तो वो जिन्हें क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, और एक वो जिन्हें क्या करा जाए, नॉन मॉडिफाइड। अरे जो बदला जा सके वो तो मॉडिफाइड, और जो ना बदला जा सके वो क्या है, नॉन मॉडिफाइड। क्या नहीं बदल सकते, उम्र की कभी नहीं बदली जा सकती, इंसान का जेंडर या सेक्स कभी नहीं बदला जा सकता। तो भाई जो है वो तो वही रहने वाला है। उम्र में कह दूं मैं 23 साल का हो गया, मेरी 5 साल कर दूं, नहीं, कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। लेकिन मॉडिफाइड, मेरे को डायबिटीज मेलाइटस है, चेंज कर सकता हूं, मेरे को हाइपरटेंशन है, चेंज कर सकता हूं, मेरे को मोटापा है, चेंज हो सकता है। अरे हो सकता है या नहीं,
बताओ, मेरे को किसी तरीके की टेंशन है, उससे छुटकारा मिल सकता है। मैं स्मोकिंग करता हूं, छुटकारा मिल सकता है, हाँ या नहीं? चाहूं तो छोड़ सकता हूं, लेकिन ना चाहूं तो नहीं। अल्कोहल यूज करते हैं, छोड़ सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें बदला जा सके, जिन्हें लीव दैट करा जा सके। पर नॉन मॉडिफाइड में क्या आते हैं, जिन्हें आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तो वो कौन से फैक्टर कहलाते हैं? नॉन मॉडिफाइड फैक्टर कहलाते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर के बाद में कि इससे होने वाले ये कौन कौन से ऐसे कारण हैं भाई साहब जिनकी वजह से एमआई हो जाता है, जिनकी वजह से एमआई हो जाता है। कोजेज की अपन बात करें, कोजेज में देखो बहुत सिंपल है, चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे मोटा रोग होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है डियर, ये क्या है? एक आर्टरी है और इस आर्टरी के ल्यूमन के अंदर कहीं ना कहीं फैट का डिपोजिशन हो रखा है। क्या हो रहा है? फैट का डिपोजिशन या लिपिड जो है उस लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लगा है, एक्यूमुलेशन होने लगा है। जब लिपिड का एक्यूमुलेशन होने लगा है तो इसका जो फ्लो था ब्लड का वो क्या होने लगा है? कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहां हो रहा है? या तो मोस्टली कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, जो कि दिल की बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई करती है। तो यहां पर अगर हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से वो जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और ब्लड की सप्लाई अगर डिक्रीज हुई तो प्रॉपर तरीके से उसके पास में सोडा पहुंचेगा नहीं। कौन सा सोडा? अरे ना तो ब्लड की सप्लाई पहुंचेगी और ना ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचेगी। बात समझ में आई क्या? चलिए भाई नेक्स्ट, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण और सुन लो कि किसी पर्सन को क्या हो रखा है? एनीमिया। अरे बॉडी में ब्लड ही कम है तो ब्लड कहां से पहुंचेगा? तीसरा कारण और सुन लो, तीसरा कारण कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया है? वो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया हो। और वो थ्रोम्बस मानी क्या होता है? वही भाई साहब क्लोट बन गया है, गांठ बन गई है, जो ब्लड की सप्लाई को क्या कर रखी है? स्टॉप्ड कर रखी है या फिर अल्टर्ड कर रखी है। प्रॉपर तरीके से वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो हम कहकर चलते हैं कि ऐसी ऐसी बातें, कैसी कैसी? एथेरोस्क्लेरोसिस हो, एनीमिया हो रखा हो, थ्रोम्बोसिस हो रखा हो, एम्बोलाई भी कई बार कोच कराता है। पर एम्बोलाई क्या होता है डियर? एम्बोलाई एक मूवेबल क्लोट होता है, जो कि मतलब रिस्क तो है पर कम है, तो कारण तो है पर इतना सीरियस कारण नहीं है जितना कि थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस मतलब कोआगुलेशन हो गया, गांठ बन गई एक प्रॉपर जगह पे, जहां से ना तो वो हिलती है और ना वो डुलती है, हैं? चलिए भाई आगे चलते हैं। कोजेज के बाद में, कोजेज के बाद में क्या आता है किसी भी डिजीज का? कोजेज के बाद में किसी भी डिजीज की आती है डियर पैथोफिजियोलॉजी। क्या आती है? बोलो भैया, फटाफट से बोल दो। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं मतलब क्या हुआ पैथोफिजियोलॉजी का? कि ये किस तरीके से हो रही है डिजीज। तो सबसे पहले कारण लो, सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी डिजीज को होने का कारण ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी में जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, मान लिया मैंने कि एथेरोस्क्लेरोसिस को ही ले लिया मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब मान लीजिए तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से आपको ये समझ में आ गया गांठ बन गई, तो मैं कह दूं क्या कि जो मेरी कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरी में क्या आ गया डियर? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अरे यस और नो? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो मेरे ब्लड का फ्लो था वो ब्लड का फ्लो क्या हो गया है? अल्टर्ड हो गया है। अरे हाँ या नहीं? और अल्टर्ड हो गया है तो जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी तो ब्लड सप्लाई भी क्या हो गई है? लेस टू मायोकार्डियम या मायोकार्डियल मसल। अब जब ब्लड की सप्लाई भी कम हो गई है आपके, तो ब्लड की सप्लाई कम, इसका मतलब O2 की सप्लाई भी कम। और जब O2 और ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो हमें पता है कि जब पर्टिकुलर साइड पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वहां पर पेशेंट को क्या होता है? नेक्रोसिस। तो यहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंची और ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से क्या हो गया? वहां की जो सेल, वहां के जो टिश्यू थे वो क्या हो गए? डैमेज। या फिर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि नेक्रोसिस ऑफ सेल या टिश्यू, नेक्रोसिस ऑफ
टिश्यू। अब जब नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू हो गया है, डैमेज हो गया है, और तो क्या हो गई, डैमेज ऑफ मायोकार्डियम मसल्स। क्या हो गई डियर, डैमेज ऑफ मायोकार्डियम मसल्स। और मायोकार्डियम मसल्स का डैमेज होना ही तो क्या कहला रहा है, मायोकार्डियम मसल्स का डैमेज होना ही तो आपका कहला रहा है हार्ट अटैक कहला रहा है। क्या कहला रहा है, हार्ट अटैक कहला रहा है, या फिर कह रहे हैं हम कि वो क्या कहला रहे हैं, मायोकार्डियम इंफ्राक्शन कहला रहा है। अरे यस और नो, बिल्कुल कहला रहा साहब। समझ आई क्या बात, हाँ या नहीं? चलिएगा, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चीजें होती है। अब जब आप पैथोफिजियोलॉजिस्ट किसी बीमारी की बता देते हैं, क्या कर देते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, तो बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। और फिर वो क्या निकल कर आती है कि आप लोगों को बताने होते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स। वो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं, वो क्लिनिकल फीचर्स जो कि इस डिजीज में देखे जाने वाले हैं। क्या करे जाने वाले हैं डियर, देखे जाने वाले। तो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहली तो बात सुनो, इंसान को जब सेल और टिश्यू टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है भाई साहब, बहुत दर्द होता है। तो पेशेंट को एमआई में क्या रहता है, कंटिन्यूअस पेन रहता है। क्या रहता है डियर, कंटिन्यूअस पेन रहता है। पेन की बात करें तो जो पेन है लाला और लालियों, वो पेन कैसा होगा, सीवियर पेन होगा। पेन जो होगा वो कैसा होगा डियर, पेन होगा रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मीनिंग कि एक तरफ से दूसरी तरफ रेडिएट होगा, है। जैसे कि इसका जो पेन होता है वो कहां तक पहुंचता है, एपिगैस्ट्रियम तक पहुंचता है, एपिगैस्ट्रियम से जो तक पहुंचता है, जो से शोल्डर तक पहुंचता है, शोल्डर से फिंगर्स तक पहुंचता है। तो ये ऐसे करके पेन क्या हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडिएटिंग। अरे चल रहा है सड़कता हुआ, सरकता जा रहा, सरकता जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो वो दर्द है। वो क्या है, दर्द। तो इसका जो पेन है वो कैसा होता है डियर, रेडिएटिंग पेन होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अच्छा, पेन जो है उस इंटेंसिटी की बात करूं मैं तो अप्रोक्स पेन मिनिमम, वैसे तो कंटिन्यूअसली रहने वाला है, लेकिन 30 मिनट तक जो पेन होगा ना वो कतई ऐसे चिल्लाने वाला होगा, सीवियर पेन होगा। क्लियर है क्या भाई, बताओ यहां तक, अरे हाँ या नहीं? चलिए भाई, अब एक बात तो समझ में आ गई कि पेन हो रहा था, तो पेन में ये चीजें हमको समझ आ गई। दूसरी बात सुनो, जब हार्ट के पास में ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अरे हाँ या नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा डियर, डिसअरिथमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअरिथमिया हो जाएगा। होगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा साहब। चलिए, इसके बाद में क्या होगा, जो हार्ट रेट थी, जो हार्ट बीट थी, वो हार्ट बीट क्या हो गई है, बिल्कुल इरेगुलर हो गई है। कैसी हो गई है लाला, इरेगुलर। मतलब अब वो बेहतर बार नहीं, अब वो उससे कम बार धड़क रहा है। और कभी तो धक धक धड़कता है, और कभी तो ऐसे ऐसे, और कभी फिर ऐसे, फिर कभी ऐसे ऐसे, फिर कभी ऐसे ऐसे। अभी आगे पढ़ेंगे हम कि इसके होल मार्क क्या होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ना ट्रोपोमीन के सीकेएमबी, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि भाई साहब इनको क्या हुआ है, क्या हुआ है, मायोकार्डियम इंफार्क्शन हुआ है। चलो सुनो, पहले क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट करते हैं। क्या क्या बता दिया, डिसअरिथमिया बता दिया है, इसके अलावा पेन बता दिया है, इरेगुलर एंड उसकी हार्ट बीट बता दी है। इसके अलावा जो पर्सन है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या हो सकता है डियर, उस पेशेंट, हाँ, उसके अलावा उस पेशेंट को जो वेन है उन वेन में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दिल धड़क नहीं रहा, तो ब्लड के जो ब्लड है बॉडी में, वो ब्लड कहां पर भरा हुआ है, वेन में। अच्छा, वेन में भरा हुआ है तो भाई साहब पर्सन को क्या हो सकती है, डायाफोरेसिस हो सकती है। डायाफोरेसिस बोलूं तो पर्सन को पसीने आ सकते हैं, स्वेटिंग देखी जा सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आप लोगों को याद करके चलना है भैया। चलिए भाई, इतनी बात आप लोग बता दे रहे हैं, इतनी बात आप लोग बता दे रहे हैं। अब देखो, आप एक छोटी सी बात और मेंशन कर दूं आप लोगों को, हो सकता है आपको पढ़ाई गई है, नहीं पढ़ाई गई है। कुछ साइट्स की भी हम बात करते हैं, और साइट में मैं सीधी सी बात बता दूं आपको। सबसे पहले साइट यही होती है कि कोरोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन है।
सबसे पहली साइड क्या होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी में। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी में है तो कोरोनरी आर्टरी में भी बहुत सारी जगह है। कोरोनरी में जो डिसेंडिंग आर्टरी है, कोरोनरी में जो डिसेंडिंग, अब देखो ब्लड सप्लाई यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है भाई, तो जो डिसेंडिंग आर्टरी है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो ब्लड की सप्लाई थी वो क्या हो गई है, कम हो गई। इसके अलावा डिसेंडिंग में है तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें हो सकता है एंटीरियर। इसके अलावा एक आर्टरी होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसमें भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये कुछ साइड्स हैं स्पेशली जहां पर होता है। तो मैं तो एक ही बात बताऊंगा सीधी सी कहानी कि ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात बता दें। अरे 100 बातों की एक ही बात बता दें, साहब कोरोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, साहब कोरोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए क्या हो गया है, बोलो क्या हो गया है, पेशेंट को दिक्कत कौन सी, हार्ट अटैक की। अरे कौन सी, हार्ट अटैक। चलिए भाई, कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, कुछ चेंजेस, चेंज ऑफ एमआई। एमआई के अंदर पेशेंट में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। वो कौन कौन से चेंज है कि सबसे पहले जो शुरुआत के 6 घंटे होते हैं, जो इनिशियली 6 आवर्स होते हैं, उन 6 आवर्स के अंदर क्या देखा जाता है, उस 6 आवर के अंदर पेशेंट की बॉडी का जो कलर है वो क्या होने लगता है, चेंज। और कलर चेंज होकर कैसा होता है, ब्लू। क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसलिए हो रहा है। चलो अगले 1 से 2 दिन के अंदर, 1 to 2 डेज के अंदर जो है पेशेंट में नया चेंज दिखा जाएगा और उसकी बॉडी का जो कलर है वो कैसा होने लगेगा, ग्रे कलर होने लगेगा। अरे कैसा होने लगेगा भाई, ग्रे कलर। उसके बाद आगे चलें, 8 से 10 दिन तक लगातार है सेल और टिश्यू कंटिन्यूअसली डैमेज हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा डियर, आपका यहाँ पर आपका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात है क्या। चलिए, अब ये ग्रे कलर हो रहा है ना, तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मतलब WBC का जो नंबर है वो क्या हो गया, इंक्रीज। कितना, 15,000 से लेकर 20,000 के अराउंड WBC क्या होती है, फाइंड आउट होती है जब आप MI में देखते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि और भी कंटिन्यूअसली है, तो 2 से 3 महीने हो चुके हैं। क्या हो गए हैं, 2 से 3 महीने क्रॉनिक फेज में जा चुका है। तो यहाँ पर जो टिश्यू है, कौन से टिश्यू, जो नेक्रोटिक टिश्यू है, जो टिश्यू क्या हुए थे, डैमेज। अरे नेक्रोसिस वाले कौन से, जो डैमेज नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और कन्वर्ट होकर क्या बना लेते हैं, स्कार फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं डियर, स्कार फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये बात भी आप क्या करें भाई, ध्यान देकर चलें। चलिएगा, अब आपने साइट बता दी है, तो साइट बताने के बाद में आपको बताना पड़ेगा डायग्नोसिस। क्या बताना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ेंगे, DE डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करनी पड़ेगी या टेस्ट करनी पड़ेंगे। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं डियर, हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर हिस्ट्री में पेशेंट से पूछा जाएगा कि भाई साहब सुट्टा उट्टा लेते हो क्या, भाई साहब जिंदगी में टेंशन है क्या, भाई साहब को डायबिटीज मेलाइटस है क्या, है सॉरी फॉर दैट। तो ये बातें उससे पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करूं मैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज मेंशन कर सकते हैं आप कि उसकी जेनेटिक चीजें भी पूछी जाती है कि उनके घर गृहस्थी में किसी को पहले अटैक वगैरह तो नहीं आया। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को डायफोरेसिस हो रहा है। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम और फिर देखेंगे कि पेशेंट की वेन जो है वो वेन क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर सुपीरियरली क्या हो रही है, फाइंड आउट हो रही है। और हम पिंच करके देख रहे हैं तो फील हो रहा है बिल्कुल उनमें कि ब्लड का प्रेशर क्या है, नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करी और क्या करा, फिजिकल एग्जामिनेशन करा। भैया तो नॉर्मल चीजें हैं जो आपको करनी। यहाँ पर कंडक्ट ECG भी करी जाती है। क्या करी जाती है लाला, ECG करी जाती है। और ECG जब आप करते हैं तो ECG का एक अलग से लेक्चर होगा, उसमें बताया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर मेंशन इतना करें, क्या मेंशन करें, ECG। ठीक है। अब ECG में भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, जैसे कि आपकी T वेव होती है, वो T वेव क्या हो जाती है, वो T वेव आपकी इन्वर्जन हो जाती है। T वेव क्या हो जाती है डियर, आपकी इन्वर्जन हो जाती है। इसके अलावा ST सेगमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। ST सेगमेंट जो है आपका, उस ST सेगमेंट में क्या देखा जाता है,
एलिवेशन देखा जाता है एलिवेटेड हो जाता है। चलिए भाई, इसके अलावा अगर बात करें आपकी क्यू वेव होती है, वो क्यू वेव क्या हो जाती है डियर, आपकी क्यू वेव एबनॉर्मल हो जाती है। अरे क्यू वेव क्या हो जाती है आपकी, एबनॉर्मल हो जाती है। क्लियर कट बात है क्या, हाँ या नहीं बताओ। अरे हाँ या नहीं, बहुत सिंपल बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, या फिर इतना ध्यान नहीं रहे तो ईसीजी लिखें, टी वेव, एसटी सेगमेंट और आपकी क्यू वेव, इनके बारे में बहुत छोटा जैसे मैंने बताया वैसे बता दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसका पूरा कंसेप्ट जब ईसीजी की क्लास होगी डियर, उसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम टेस्ट करते हैं तो मैं कह रहा था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि कुछ बायोमार्कर चेक करे जाते हैं। ये एक तरीके के आप बोल सकते हैं कि ये एंजाइम्स हैं। क्या है, ये एंजाइम्स हैं जो देखे जाते हैं। अगर ये एंजाइम्स कुछ जैसे कि सबसे पहला एंजाइम होता है आपका ट्रोपोनिन। कौन सा होता है डियर, ट्रोपोनिन एंजाइम होता है। तो ये जो ट्रोपियन होता है वो कब होता है, ट्रोपियन एंजाइम पीक लेवल पे, या अच्छा ये पीक कब तक होगा, ये पीक लेवल पे होगा, लेकिन ये पीक कब तक होगा, 2 से लेकर 3 घंटे के लिए पीक लेवल पर होता है। इसके अलावा होता है CKMB, ये भी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है भाई, ये भी पीक होता है। जब किसी को MI आया है तो लगभग 24 घंटे तक ये बछड़े बंद बोलता ही रहता है, टॉप लेवल पर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं कि मायोग्लोबुलिन, क्या डियर, मायोग्लोबुलिन। जो मायोग्लोबुलिन है ये एक तरीके की प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये भी 1 से 3 घंटे के लिए क्या होती है डियर, पीक लेवल पर होती है। क्या होती है, पीक लेवल पर होती है। चलिए भाई, इसके अलावा और आगे बात करें तो जो मायोग्लोबिन है वो क्या होती है, बहुत पुअरली सीक्रेट करी जाती है हार्ट के द्वारा। तो अपन ने कह दिया कि मायोग्लोबिन क्या है, अपने पीक लेवल पर है। चलिए भाई आगे चलें तो हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट बात आती है कि एमआई और एमआई के मैनेजमेंट की। अरे किसकी बात आती है, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जब हम करते हैं पहले फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल की जरूरत पड़े तो नर्सिंग मैनेजमेंट, अरे सारे ही करते हैं ना। तो लग गई मैनेजमेंट लिखें, हेडिंग डालें और मैनेजमेंट में मेंशन कर लें कि मैनेजमेंट क्या क्या होगा। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैनेजमेंट की, बहुत सिंपल सी बात है, MONA, MONA। अब देख लो एम मानी क्या होता है डियर, एम मानी होता है आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोग्लिसरीन। अरे क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। और ए मानी क्या दिया जाता है डियर, आपका दिया जाता है एस्पिरिन। अरे क्या दिया जाता है, एस्पिरिन। एनटीजी के नाम से ही बोली जाती है। क्या नाम से बोली जाती है, एनटीजी। तो सबसे पहले तो क्या देते हो, मॉर्फिन, जो कि बहुत अच्छी पेन किलर मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है किसकी, एमआई के पेशेंट की। ऑक्सीजन की डिमांड कम थी, मतलब उसको चाहिए था O2, तो हम O2 प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं उसे और एस्पिरिन हम उसे देते हैं। तो ये तो मोटी मोटी ड्रग्स मैंने आप लोगों को क्या कर दी है, बता दी भैया। मॉर्फिन जो होती है वो मॉर्फिन क्या करती है, मॉर्फिन जो O2 का कंजप्शन हो रहा है उस O2 के कंजप्शन को क्या करती है, थोड़ा कम करती है। O2 तो ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक पेन किलर है, एस्पिरिन जो होती है वो अगर कोगुलेशन वगैरह हो रखा है, क्या हो रखा है डियर, कोगुलेशन, तो एक तरीके की एक ऐसी मेडिसिन होती है एंटीप्लेटलेट्स, तो वो उस कोगुलेशन को क्या कर देगी, उस कोगुलेशन को वो डियर डिसॉल्व कर देगी। अरे हाँ या नहीं। चलिए भाई, इतनी बात बताने के बाद मैनेजमेंट में चारों मेडिसिन जब आप बता दें, स्पेशल मेडिसिन है, ध्यान रखनी है, बतानी है आप लोगों को। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें, एस्पिरिन आपने दे दी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हम देकर चलते हैं। कौन सी ड्रग्स देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव में अगर मैं बात करूं तो क्या देते हैं आप, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो देकर चलते हैं। क्या देकर चलते हैं डियर, यहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स आप देकर चलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आप यहाँ पर देकर चलते हैं। क्या देकर चलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आप यहाँ पर दे दिए, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अलावा तो यहाँ पर आप क्या देते हैं, एंजियोटेंसिन इनहिबिटर भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीरिथमेटिक या फिर जाइलोकेन जेली वगैरह अप्लाई करते हैं। अच्छा देखिएगा, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो आप लोगों को बताकर चलना है। इसके अलावा मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूं
इसके अलावा मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूं एमआई में, तो एमआई में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो आप सभी जानते हैं क्या करा जाता है, बायोग्राफ्ट करी जाती है। क्या करी जाती है, अरे कोरोनरी बाईपास करी जाती है ना, क्या करा जाता है, कोरोनरी बाईपास करी जाती है। बाईपास ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CABG। ये मतलब अरे जो कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन था उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव। अरे बोलते हैं ना तार घुमाया गया साहब, तार वो स्टैंड वो उस एक्यूमुलेशन को क्या करा जाता है, हटा दिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें आप, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको लगातार असिस्ट करते रहना है। पेशेंट की जो सिचुएशन है मतलब उसके वाइटल साइन वगैरह कंटिन्यूअसली असिस्ट करने हैं। उसको किसी तरीके का पेन हो रहा है तो उसको असिस्ट करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसको डाइट जो है वो अवॉइड करानी है कुछ टाइम के लिए, जैसे सर्जरी हुई है तो रोकनी है, एनपीओ स्टेटस पर रखना है, पर आईवी फ्लूइड से लगातार देते रहना है। इसके अलावा आप क्या कर चल सकते हैं कि उसे एजुकेशन करेंगे कि जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम जब आप खाना वगैरह खाएंगे तो उसमें क्या करेंगे डियर, उस वक्त आप क्या फैट जैसी चीजें, लिपिड जैसी चीजें उन्हें क्या करें, अवॉइड करें। नॉर्मल फूड सब्सटेंस या फूड कंपोनेंट्स क्या करने, यूज करने। ठीक है, तो डियर ये था क्या आपका एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो आप लोगों को ध्यान रखकर चलना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मैं विकास शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन क्लासों को यार ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और फटाफट से इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करिएगा अपने अच्छे फ्यूचर, अपने अच्छे करियर के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन।